जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वक्त जिस लॉ पे हम बात करने जा रहे हैं ये बेसिकली हमारा जो लॉ है ये है सेक्शन 16 का सब सेक्शन 1 है जिसको मैं ज़ेरे बहस लाऊंगा। ये दो सेक्शन पहले ही आप पढ़ चुके हैं और इनकी एप्लीकेशन जो है वो साथ साथ आती ही रहेगी। जितने भी न्यूमेरिकल होंगे जैसे डेप्रिसिएशन तो नेचुरली हमें देखनी ही पड़ेगी, तो इसलिए उसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो सेक्शन आपका 16 है ये पर्टिकुलरली लेता है या मेजर करता है या बात करता है नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव्ड इन रिलेशन टू बिल्डिंग्स। देखिए बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो ऑनर है वो अपने टेनेंट से कहता है कि मुझे कुछ पैसे एज अ नॉन एडजस्टेबल एडवांस दे दो। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए आपसे कोई घर लेना चाहता है और वो आके कहता है जी मुझे एक घर चाहिए। आप कहते हैं जी किराया तो इसका होगा 40,000, तो 40,000 तो रेंट आपको देना है, लेकिन ये घर लेने के लिए आपको नॉन एडजस्टेबल एडवांस देना पड़ेगा। एक ऐसा एडवांस जिसको हम आपके घर छोड़ने पर तो वापस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आपको ये हमारे पास एडवांस रखवाना पड़ेगा। फ़र्ज कर लीजिए 5 लाख रुपया, और ये किराए में एडजस्ट नहीं हुआ, ये हमारे पास पड़ा रहेगा अनटिल अनलेस कि आपको आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है टू लीव द हाउस उसके मुताबिक आप उसको छोड़ते हैं तो ये आपको हम वापस कर देंगे। तो ऐसी सूरत में ये 5 लाख रुपया भी आपकी एक इनकम बनती है और इस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए लॉ ये कहता है कि वेयर द ऑनर, ऐसी सिचुएशन जहां मालिक ऑफ अ बिल्डिंग रिसीव फ्रॉम अ किरायादार एन अमाउंट विच इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट द रेंट, जो रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकती। ऐसी सूरत हाल जहां मालिक ऑफ अ बिल्डिंग रिसीव एन अमाउंट फ्रॉम अ किरायादार एन अमाउंट which is not adjustable against the rent, जो रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं की जाएगी, shall be chargeable under the head of income from property, तो ये भी टैक्स चार्जेबल होगा अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन द टैक्स ईयर। किस टैक्स ईयर में? जिसमें आपने लिया है, इन विच यू इट वाज रिसीव, जिसमें आपने रिसीव किया वो साल, एंड द फॉलोइंग 9 ईयर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, और अगले 9 साल तक इक्वल प्रोपोर्शन में। अब इसकी मंतक क्या हो सकती है लॉ की? तो पहले तो लॉ समझ लिया जाए। लॉ ये है कि एक मालिक मकान ने अपने किरायादार से नॉन एडजस्टेबल एडवांस ले लिया, फर्ज कर लीजिए 5 लाख। वो ये कहते हैं कि जिस साल आपने इसे लिया उस साल इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर ये सारे का सारा उस साल में डाल दिया जाए तो ये तो बहुत बड़ी अमाउंट बनेगी और इससे टैक्स पे एकदम जंप लग जाएगा, और ये यकीनी तौर पे काबिल कबूल नहीं हो सकता और ये किसी हद तक नाइंसाफ़ी भी होगी। लेकिन अगर हम कहें कि इसका एक हिस्सा लेके बाकी छोड़ दें तो ये FBR नहीं चाहेगा। तो उन्होंने इसका हल ये निकाला कि आप ऐसा करें कि इसको जिस साल आपने लिया उस साल और अगले 9 साल तक इसका टैक्स आप अदा करते रहें। कैसे अदा करते रहें? उस साल और अगले 10 साल तक, अगले 9 साल तक, यानी टोटल हो गए कितने? 10 साल। कैसे देंगे? आप इस अमाउंट को 10 पर डिवाइड कर दीजिए, यानी 10 साल तक अगले देते रहेंगे। यानी आम तौर पे उनके ज़हन में एक आइडिया ये है कि जब भी कोई आदमी एक घर लेता है तो उसके ज़हन में एक प्लान होता है कि मैं ये घर लूंगा और अगले 10 साल तक मैं अपना घर बना लूंगा, फिर मैं इसे छोड़ दूंगा। जाहिर है ये शॉर्ट टर्म प्लान तो होते नहीं, एक इलाके में शिफ्ट होना और रहना। तो आमतौर पे ये होता है 10 साल। तो वो कहते हैं कि 10 साल तक अमाउंट आपके पास रहेगी और आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। हो सकता है आप इससे कोई कारोबार करें, वो कारोबार ग्रो करे और उससे फिर आप एक अंडा खरीदें, फिर मुर्गी, मुर्गी से बकरा, बकरे से गाय, गाय से भैंस, भैंस से घोड़ा और घोड़े से पता नहीं आप क्या बना लेंगे। तो 10 साल तक आप बेनिफिट ले रहे हैं, तो ऐसा करें इसको 10 पे तकसीम करके, तो 10 सालों में बराबर प्रोपोर्शन में इसका टैक्स जमा कराते रहे। दोबारा सुन लीजिए ताकि बात जहन में आ जाए कि ये है कि अगर आप किसी भी किराएदार से कोई अमाउंट लेते हैं एज अ
नॉन एडजस्टेबल एडवांस, तो उसका ट्रीटमेंट ये है कि उसको 10 पे तकसीम करके उस साल जिस साल आपने लिया है डेट पर्टिकुलर ईयर, और अगले जो है वो 9 साल तक, यानी अगर इसको हम पहला साल मान लें तो 9वां साल यहाँ पे जो आएगा एक्चुअली 10 ईयर्स बन जाएंगे। तो द ईयर विच टेकन एंड नेक्स्ट 9 ईयर्स तक आप इसको 10 पे डिवाइड करके इसका टैक्स जमा करवाते रहेंगे। तो दिस इज व्हाट द ट्रीटमेंट। अब इस ट्रीटमेंट की रोशनी में अगर आप देखें तो यहाँ हमने एक न्यूमेरिकल यहाँ पे लिया हुआ है, और इस न्यूमेरिकल को अगर आप देखते हैं तो देखिए हमने यहाँ पे ये कहा कि जो आपकी मिस्टर बशीर रेंटेड आउट हिज हाउस टू मिस्टर कैसर, तो मिस्टर बशीर ने जो है वो मिस्टर कैसर को अपना घर दे दिया ऑन रेंट ऑन सितंबर 2013 एट द मंथली रेंट ऑफ 90,000, यानी 90,000 में दे दिया। द फेयर मार्केट रेंट पर मंथ इज 1 लाख। तो फेयर मार्केट रेंट जो था वो 1 लाख था, लेकिन इन्होंने जिस रेंट पे दिया वो 90,000 था। तो यहाँ पे एक तो बात ये हो गई, इसका मतलब इन्होंने सितंबर में ये दिया है, और इसके बाद ये है कि कैसर आल्सो एग्री टू पे ₹8 लाख एज नॉन एडजस्टेबल एडवांस। तो नॉन एडजस्टेबल एडवांस में भी 8 लाख रुपया दे दिया। अच्छा, तो यहाँ कहा गया कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर द ईयर 2014 एंड 2015। 2014 इसलिए कहा गया होगा क्योंकि अगर आप गौर करें तो ऊपर सितंबर शुरू हो जाता है, तो सितंबर शुरू होता है तो 1 जुलाई के बाद अगला साल टैक्स ईयर शुरू हो जाएगा, तो ये टैक्स ईयर 2014 ही बनता है। तो ये दैट्स राइट, 2014 के लिए हम इसकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यहाँ ना सैलरी दी गई ना बिजनेस की कोई इनकम दी गई, तो यहाँ सीधा सीधा क्या गया कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ही निकाल कर दें। तो हम सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की ही बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि हम जिस चीज को लेंगे वो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट ऑफ द बिल्डिंग, रेंट ऑफ द बिल्डिंग, बल्कि हाउस ही लिख देते हैं, रेंट ऑफ द हाउस, जो घर दिया गया इसलिए दी लगा दिया था, रेंट ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे एक 90 की वैल्यू और एक 100 की वैल्यू है। आप ये जानते हैं कि लॉ ये कहता है कि अगर एक घर जो है वो किराए पे दिया गया है तो मार्केट वैल्यू से ज़्यादा दिया गया तो जो ज़्यादा वाली वैल्यू हम वो लेंगे, और अगर मार्केट वैल्यू से कम पे लिया गया तो फिर हम मार्केट वैल्यू पे टैक्स लगाएंगे, लिहाजा 1 लाख रुपया ही लिया जाएगा चूँकि ये मार्केट वैल्यू है। और अप्लाई करते हैं, नहीं गौर कीजिए, हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं सितंबर से, तो जब सितंबर आएगा तो 2 माह गुजर चुके होंगे, 2 माह गुजर चुके होंगे, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो ये बन जाएंगे आपके 10 महीने बनेंगे, जो कि 2 महीने कम हो गए ना, जुलाई और अगस्त पीछे से निकल गए तो 10 महीने हो गए। तो आपको जो रेंट से जो टोटल रेंट इकट्ठा होगा वो होगा आपका 10 लाख, यानी 1 मिलियन। अब ऑब्वियसली इसमें 1 लाख तो अप्लाई होना ही होना है, और वो क्या है, वो इसकी डेप्रिसिएशन का, लेकिन एडिशन पहले होते हैं, सब्सट्रैक्शन बाद में मैं करता हूँ। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्या, वी विल ऐड अप द नॉन एडजस्टेबल एडवांस, और जो नॉन एडजस्टेबल एडवांस होगा, नॉन एडजस्टेबल एडवांस, तो जो नॉन एडजस्टेबल एडवांस होगा वो इस तरह से होगा कि 8 लाख रुपया, और इसको हमने इस साल और अगले 9 साल के लिए टैक्स लगाते रहना है, लेकिन 10 पे डिवाइड कर देना है, यानी 10 बराबर हिस्सों में से ले जाना है। तो ये आपका बन जाएगा 80,000। तो 80,000 इसके अंदर, ये जो है इसके अंदर सॉरी ऐड हो जाएगा। तो ये बन गया आपका 1,80,000, यानी 10 लाख और 80,000। तो ये आ गया आपका क्या जी, ये आपका जो है वो ऐड अप हो गया इसके अंदर। अब इसके अंदर हमें माइनस करना होगा जो हमारा एडमिसेबल डिडक्शन है।
तो जो एडमिसिबल डिडक्शन है उसके अंदर आपका आएगा इसका डेप्रिसिएशन। तो अगर 10 लाख है तो हमें जो डेप्रिसिएशन के तौर पे डिडक्शन अलाउड है, तो जो डिडक्शन अलाउड है डेट इज, जो डिडक्शन हमें अलाउड है डेट इज 1/5, 1/5। तो ये हम डिडक्ट कर लेते हैं। तो जब हम 1/5 इसमें से डिडक्ट करेंगे इन द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एज डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का माइनस करेंगे तो इसमें से 2 लाख रुपया निकल जाएगा। ये 2 लाख रुपया जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे 8,80,000 आएगा, जो कि इनकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी फॉर द टैक्स ईयर 2014। तो ये 2014 की इनकी क्या होगी, प्रॉपर्टी टैक्सेबल इनकम होगी। ठीक है जी। अच्छा, और दूसरी चीज जब आएगी तो वो आपका आ जाएगा टैक्स ईयर 2000, टैक्स ईयर 2014 था, 15 कर दें, 2015 को भी हम इस तरह ट्रीट करेंगे कि रेंट ऑफ हाउस दैट इज 1 लाख, लेकिन इस दफा चूंकि पूरा साल है तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 12 लाख। ठीक है जी, यानी 1,20,000। ठीक है जी, 12 लाख, 1,200,000 का बोल दीजिए, ऐसे भी ठीक है। अब इसके अंदर हम करेंगे क्या जी, हम इसके अंदर ऐड करेंगे आपका ऐड नॉन एडजस्टेबल एडवांस। तो नॉन एडजस्टेबल एडवांस वो तो अमाउंट हम वहीं से उठा के ले आते हैं, 8 लाख है तो 8 लाख का 1/10 यानी 1/10 एंड दैट इज 80,000। 1 याद हो गया। चलिए, ये दोनों ऐड हो गए, ये बन गया आपका 12,80,000। अब इसके अंदर से हम जो है वो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, जिसको हम कहेंगे एडमिसिबल डिडक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ हम रेंटल इनकम में से 1/5 1/5 डेप्रिसिएशन के तौर पे माइनस कर सकते हैं। तो जो डेप्रिसिएशन आप डिडक्ट करेंगे डेट इज इक्वलेंट टू, अब चूंकि रेंट ज्यादा आया था इस साल तो ये बन जाएगी 2,40,000। इस 2,40,000 को हम इसमें से डिडक्ट कर देते हैं तो इनकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इस साल की जाएगी, वो होगी 10 लाख और एक कैलकुलेटर से 40,000। ये आ गई जिनकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज के इसमें क्या इजाफी करना पड़ा हमें। इसमें इजाफी डेप्रिसिएशन तो हम पहले भी माइनस कर रहे हैं, इसमें हमें नॉन एडजस्टेबल एडवांस को ट्रीट करना पड़ा। दिस इज व्हाट द न्यू थिंग, ये हमारे लिए बिल्कुल नई बात थी, नॉन एडजस्टेबल एडवांस। सो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।